संपूर्ण हिंदी साहित्य घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना घटना चक्र का पार्ट 4। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। और सेम यही प्रश्न अलग तरह से पूछा जाए कि आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी हिंदी सर्वप्रथम नाम अपभ्रंश को किसने दिया, तो आप बताएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से पूछा जा रहा है तो भी उत्तर है पुरानी हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिए, पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को, 10वीं से 14वीं शताब्दी यानी 400 साल के बीच के साहित्य की बात हो रही है। उस साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आदिकाल नाम ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया। किसका? अपभ्रंश का। ठीक है, यहाँ पर कुछ व्याख्या है, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राजा मुंज को। ठीक है, ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं किसे? स्वयंभू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को। ठीक है, और अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? पुष्पदंत को। ठीक है, और किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने कहा है पुष्पदंत को अपभ्रंश का क्या? भवभूति। ठीक है, यहाँ पर एक जरा सी व्याख्या देख लीजिए। स्वयंभू की एक रचना है पौमचर्यू, ठीक है, जिसके 5 कांड हैं और 83 संधियां हैं। ठीक है, और ये एक विशाल महाकाव्य है और अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना गया है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर तथ्य हैं, कुछ यहाँ पर व्याख्या है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। और स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी माना गया है। अपभ्रंश का प्रथम कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अभी पढ़ा हमने स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे कौन? स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू महाकवि भी थे पहले और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा पौमचर्यू। ठीक है, कहीं कहीं पद्मचरित भी लिखा होता है, तो पौमचर्यू किसकी कृति है? स्वयंभू की। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वही रिपीट हो गया है,
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिए। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो कौन सा ग्रंथ है? पौंचर्यु। ठीक है, और किसका है? स्वयंभू का ग्रंथ है। ठीक है, 5 कांडों में है। ठीक है, कौन कौन से हैं? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये 5 कांड इसमें मिलते हैं। किसमें? पौंचर्यु में। ठीक है, और स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भविष्यत कहा। ठीक है, क्या माना जाता है? लौकिक चरित काव्य। और किसकी रचना है ये? धनपाल की। ठीक है, ध्यान रखिए, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। ठीक है, और कहीं कहीं भविष्यत कथा भी देखने को मिलता है, क्योंकि कहा का अर्थ ही कथा है। ठीक है, ये अपभ्रंश में कहा जाता था कथा को। ठीक है, ध्यान रखना। तो लोकप्रिय लौकिक चरित काव्य क्या है? भविष्यत का है। ठीक है, भविष्यत कहा। और दोस्तों लौकिक चरित काव्य में क्या होता था कि जो कथानक होता था या तो वो काल्पनिक होता था या फिर किसी लोक कथा से लिया जाता था। ठीक है, तो जो भविष्यत कहा रचना है, कृति है धनपाल की, तो वो भी इसी लौकिक चरित काव्य की श्रेणी में आती है, जिनका कथानक काल्पनिक है या किसी लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। अपभ्रंश का भवभूति मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो दोस्तों पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? दोस्तों नहीं है वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जो नहीं है वो कौन सी है? पौंचर्यु, क्योंकि पौंचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और पुष्पदंत की कौन सी है? महापुराण। ठीक है, महापुराण, जयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये 3 रचनाएं जो हैं वो पुष्पदंत की हैं। कौन कौन सी? महापुराण, और जो कि महापुराण है वो 2 भागों में है, उत्तर पुराण और आदि पुराण। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए। और जयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये 3 रचनाएं हैं जो पुष्पदंत की हैं। और महापुराण में किसका वर्णन है दोस्तों? तिष्ठी महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन है महापुराण में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो दोस्तों स्वयंभू कवि की रचना नहीं है, देखते हैं उत्तर डी महापुराण, क्योंकि महापुराण किसकी है? अभी हमने पढ़ा पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, बाकी पौंचर्यु, स्वयंभू छंद और रिट्ठोमी चर्यु, पौंचर्यु, रिट्ठोमी चर्यु और स्वयंभू छंद, ये तो इन्हीं के नाम से है। तो ये 3 रचनाएं स्वयंभू की हैं, बाकी महापुराण जो है वो पुष्पदंत की रचना है। प्रश्न है देखते हैं दोस्तों। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं? तो दोस्तों खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। ठीक है, और खड़ी शब्द जिन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो कौन थे? कल हमने पढ़ा सदल मिश्र। ठीक है, और खड़ी बोली, ठीक है, में सबसे पहले जो काव्य सृजन किया था वो थे अमीर खुसरो। तो ध्यान से देखें, अमीर खुसरो पहली बार इन्होंने क्या किया? काव्य सृजन किया खड़ी बोली में। ठीक है, और भाषा का इस नाम यानी हिंदवी से उल्लेख भी सबसे पहले ही अमीर खुसरो ने किया। ठीक, और फारसी के अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे, सबसे बड़े भारतीय कवि, ध्यान रखिए भारतीय कवि। ठीक है, और मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास भी अमीर खुसरो ने ही किया। ठीक है, ये कुछ बातें हैं तो आप ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर कुछ और बात है। अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? खाली कबारी, पहेलियां, मुकरियां और 2 सुखने तथा गजल। खाली कबारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सुखने, गजल।
अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो मुकरी लिखने का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ठीक है ना, वो आपने सुनी होगी, एक थाल मोती से भरा, है ना, ये किसकी है? ये भी अमीर खुसरो की पहेली है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ही थे जिन्होंने आदिकाल में सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन किया था। ध्यान से सुने दोस्तों, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन शिलांकित यानी शिलाओं पर लिखी गई कृति है? कौन है? तो दोस्तों ये है राउल वेल। ठीक है, और ये किसकी रचना है राउल वेल? तो ये है रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, और ये क्या है? शिलांकित कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, राउल वेल, ध्यान रखिए। और ये क्या है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल यानी नायिका के नक्षिक वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य, राहुल कौन है? नायिका है इसकी। ठीक है, राहुल वेल यानी राहुल नायिका है। ठीक है, राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य में किया। ठीक है, इस कृति के रचयिता रोड़ा कवि है और राहुल वेल से हिंदी में नक्षिक परंपरा का सूत्रपात हुआ। ये चीजें ध्यान रखिए। प्रश्न है दोस्तों, राहुल वेल किस तरह की रचना है? तो दोस्तों ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कौन? राहुल वेल। इसके कवि कौन है? रचनाकार रोड़ा कवि। ठीक है, और इसमें कितनी भाषाओं का मिश्रण है? कितनी बोलियां हैं? तो 7 बोलियों का मिश्रण है जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ठीक है, ध्यान रखिए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है और किसका है? ये दामोदर कवि का है। ठीक है, ध्यान रखिए, दामोदर कवि। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ व्याख्या। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा कौन थे? महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। ठीक है, उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में देखते हैं इस पुस्तक के बारे में क्या शब्द हैं उनके। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान दिया गया इस पुस्तक से, ये भी देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक, मैथिली भाषा की बात हो रही है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई कौन सी? वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ध्यान रखिए। और किसकी है ये? ज्योतिश्वर ठाकुर की। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति? तो दोस्तों यह एक व्याकरण ग्रंथ है, अभी पढ़ा हमने। ध्यान से देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो ब्रज भाषा आदिकाल की है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी पुस्तक? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां
तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया था। ठीक है, ये शैलियां कौन सी थी? डिंगल तथा पिंगल। ठीक, डिंगल तथा पिंगल। ध्यान से देखें दोस्तों, डिंगल तथा पिंगल। ठीक, आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था, वीर रस की रचनाओं में। ठीक है, आदिकालीन। और कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। और जो कोमल भावों की अभिव्यंजना की जाती थी वो पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था। ठीक है, यानी डिंगल शैली के प्रयोग में हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। ठीक है, डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी। ठीक है, इसी वजह से, कर्कश होने की वजह से इस शैली का साहित्य में ज्यादा विस्तार ना हो सका, पिंगल शैली का ही विस्तार हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर से सुनिए, इसी में ही आगे पंक्ति है कि जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। ठीक है, वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा क्या थी? हिंदी की। ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी, यानी कि सिर्फ राजस्थान की भाषा डिंगल मानते हैं जो लोग, वो गलत है। दोनों ही शैलियों का, डिंगल और पिंगल दोनों का ही प्रयोग होता था साहित्य में। ठीक है, और ये कौन करते थे? चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी। भक्ति काल और रीति काल में भी इनका प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी क्षीण परंपरा चलती रही। ठीक है, भक्ति काल और रीति काल तक। और इस आधार पर कह सकते हैं कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की और अवधि जो है वो मध्यकाल की भाषा है। ये कुछ तथ्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। भाषा के ऊपर तो प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से काल में कौन सी भाषा चल रही थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।